आपने यह तस्वीर जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखी होगी। यह हमारे देश के एक मासूम बच्चे के लाश की तस्वीर है, जिसे प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय ने खींचा था। यह तस्वीर है भोपाल गैस त्रासदी की, लेकिन अफसोस कि भोपाल गैस कांड की त्रासदी महज रस्म अदायगी बनकर रह गई। हर साल दिसंबर महीने की 2 और 3 तारीख को इस त्रासदी को छिटपुट तरीके से याद किया जाता है। कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि भोपाल गैस कांड के दोषियों का क्या हुआ, सरकार ने क्या कदम उठाए, इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ। इन सवालों से आज भी सभी भागते हैं। मीडिया की खबरों से यह बात तो पता चलती है कि भोपाल गैस प्लांट की मालिक अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी को साल 2001 में डाउ केमिकल ने खरीद दिया, मगर यह नहीं पता चलता कि साल 1984 से लेकर साल 2000 तक यूनियन कार्बाइड और भारत के बीच नाता कैसा रहा। डाउ केमिकल यूनियन कार्बाइड और इनकी फर्जी कंपनियों की तरफ से बहुत ज्यादा कीमत वसूलने को लेकर अमेरिका की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जवाब में डाउ केमिकल, यूनियन कार्बाइड और इनकी फर्जी कंपनियों ने अपने आपसी रिश्तों से जुड़े दस्तावेज को पेश किया। यह दस्तावेज किसी के मार्फत रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जालिहाल और कुमार संभव के हाथ लग गए। इन दस्तावेजों की छानबीन करने पर यह पता चला कि साल 1984 से लेकर साल 2002 तक डम्मी कंपनियां बना करके बड़े ही धूमधाम तरीके से भोपाल गैस कांड में शामिल यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपना सामान बेचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि खरीदारों में भारत की केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की कई कंपनियां शामिल थीं, जिन्हें इंसाफ दिलवाने का काम सौंपा गया था। वह इंसाफ दिलवाने की बजाय दोषियों के साथ धंधा करने में लग गई थी। तो चलिए इस पूरी छानबीन को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। जब इंसानों के भ्रष्ट रवैये की वजह से उपजी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भोपाल गैस कांड को भी शामिल किया जाएगा। 2 दिसंबर साल 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मौजूद वैसी टैंक लीक होने लगी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा जाता था। आधी रात गुजरते गुजरते यह गैस भोपाल की हवाओं में घुल गई। इस दौरान तकरीबन 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ऐसी धसांग उड़ी के अपने आंखों में से, मुंह में से पानी आने लगा और गिरने लगे, चिल्लाने लगे, बचा बचा, सब मृत्युओं में आग ही लग गई। भोपाल की एक अदालत में विदेशी आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। भोपाल चीफ मजिस्ट्रेट ने अपने नोट में लिखा कि आरोपी यूनियन कार्बाइड भारत को अपनी संपत्ति सौंपकर किसी भी तरह से भारत से भागना चाहता है। चीफ मजिस्ट्रेट ने एंडरसन, यूनियन कार्बाइड और भारत में मौजूद यूनियन कार्बाइड के सभी सहयोगियों को भगौड़ा करार दे दिया। भारत में यूनियन कार्बाइड की सभी उत्पाद, जमीन जायदाद यानी चल और अचल सभी तरह की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। मगर अदालत ने साफ तौर पर यह बात नहीं कही थी कि क्या भविष्य में यूनियन कार्बाइड के जरिए बनाए जाने वाले माल भारत में बिकेंगे या नहीं। भारत में कारोबार बचाने के लिए कंपनी को रास्ता निकालना था। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बावजूद इस कंपनी ने भारत में कारोबार करने का रास्ता कैसे निकाल लिया। तो चलिए उसका जवाब उन दोनों रिपोर्टरों श्री गिरीश जालिहाल और कुमार संभव से हासिल करते हैं, जिन्होंने छानबीन की। यूनियन कार्बाइड के बिजनेस प्लान के जरिए यह बात पता चलती है कि भारत में अपने सामान को बेचने के लिए कार्बाइड को डमी कंपनी यानी ऐसी कंपनी बनानी ज़रूरी थी जिसके पीछे चिप कर कारोबार किया जा सके। इस तरह से यूनियन कार्बाइड अपना माल बेचने के लिए भारत, सिंगापुर, अमेरिका में डमी कंपनी बनाना शुरू कर देती है। भारत में मौजूद इस तरह की डमी कंपनी कार्बाइड की तरफ से भारत के ग्राहकों के साथ डील करती है। अमेरिकन डमी कंपनी यूनियन कार्बाइड से माल खरीदती है, उस पर अपना लेबल लगाती है, फिर उसे भारत के बाज़ारों में बेच देती है।
यूनियन कार्बाइड के प्रोडक्ट्स घरेलू सामान जैसे टेलीफोन केबल से लेकर पेंट तक सब कुछ में इस्तेमाल होते हैं। इसी सिलसिले में अजय मित्तल और वीज़ा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की एंट्री होती है। यूनियन कार्बाइड का माल बेचने के लिए मुंबई में भोपाल गैस कांड के 3 साल बाद वीज़ा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनती है। 1987 में यूनियन कार्बाइड ने इस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के मुताबिक कार्बाइड के सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में वीज़ा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के ज़रिए ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। यह कंपनी अजय मित्तल के साथ मिलकर अगले 14 साल तक यूनियन कार्बाइड का माल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। दस्तावेज़ों की छानबीन से पता चलता है कि मित्तल ह्यूस्टन में मेगा ग्लोबल सर्विसेज नाम की कंपनी का मालिक था, जिसे मार्च 1993 में कार्बाइड के ही निर्देश पर बनाया गया था। 1 महीने के बाद कार्बाइड एशिया पैसिफिक ने वीज़ा पेट्रोकेमिकल से अपना एग्रीमेंट तोड़ लिया। उसी दिन मेगा ग्लोबल सर्विसेज के साथ नया एग्रीमेंट कर लिया। आखिर मेगा ग्लोबल सर्विसेज का काम क्या था? वही काम था जिससे यह बात पता ना चले कि यूनियन कार्बाइड का माल भारत में बेचा जा रहा है। मेगा ग्लोबल सर्विसेज पहले यूनियन कार्बाइड से माल खरीदता था, उस माल पर खुद का ही लेबल लगाता था, फिर उसे भारत के बाजार में भारत के ग्राहकों को बेच दिया करता था। साल 1994 में ही अजय मित्तल ने वीज़ा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के तकरीबन 90% शेयर हिस्सेदारी खरीद लिए। भारत में यूनियन कार्बाइड का पिछले दरवाजे से कारोबार करने की दोनों कंपनियां यानी मेगा ग्लोबल सर्विसेज और वीज़ा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड दोनों की कमान अजय मित्तल के हाथ में आ गई। माल यूनियन कार्बाइड के गोदाम से निकलता था और भारत में मेगा ग्लोबल सर्विसेज के नाम से बेचा जाता था। विक्रेता के तौर पर मेगा ग्लोबल सर्विसेज का नाम होता था। ये काम करने के लिए मेगा ग्लोबल सर्विसेज को एक कमीशन भी मिलता था। इस तरह से यूनियन कार्बाइड का माल भारत में साल 1994 से लेकर साल 2001 तक यानी 8 साल तक बिकता रहा। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री गिरीश जलीहाल ने अभी आपको बताया कि किस तरह से डमी कंपनी बनाकर यूनियन कार्बाइड भारत के साथ कारोबार कर रही थी। अब सवाल यह है कि यूनियन कार्बाइड के माल के खरीदारों में कौन शामिल था? इसका जवाब जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें उसी सरकार की कंपनियां शामिल हैं जिसकी जिम्मेदारी इंसाफ दिलवाने की थी। वह कंपनी यूनियन कार्बाइड के साथ माल खरीद रही थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और हिंदुस्तान केबल जैसी कंपनियां यूनियन कार्बाइड के साथ माल खरीद रही थीं। गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश द्वारा समर्थित कंपनियां भी यूनियन कार्बाइड के मालों को खरीद रही थीं। यूनियन कार्बाइड के खरीदारों में 154 प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें रिलायंस, स्टरलाइट, फिनोलेक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और बर्जर पेंट जैसे नाम शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनियों को मालूम नहीं था कि वह किसके साथ व्यापार कर रही हैं। इन खरीदारों को पूरी तरह से मालूम था कि वह उसी यूनियन कार्बाइड के साथ व्यापार कर रही हैं जो सारे लोगों की मौत की जिम्मेदार है। दस्तावेजों की छानबीन से यह भी साफ तौर से दिखता है कि यूनियन कार्बाइड ने ओएनजीसी और इंडियन ऑयल को यह बताया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरफ से जारी किए गए टेंडर की नीलामी में मेगा ग्लोबल सर्विस हिस्सा लेगी। ये वही मेगा ग्लोबल सर्विस है जिसके इर्द गिर्द डमी कंपनियों का और ये एक छुपे हुए रास्ते का सारा कारोबार घूमता है। डमी कंपनियों के जरिए भारत में साल 2002 तक यूनियन कार्बाइड का माल बिकता रहा। इस दौरान कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता पर काबिज रही। सरकारें बदलती रहीं लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदला। मौत की खबर कहीं पीछे दफन कर दी गई और उसे पैसों से ढक दिया गया। साल 1995 से लेकर साल 2002 तक भारतीय बाजार में $56 मिलियन के तकरीबन 55,800 टन वायर और केबल बेचे। साल 1999 का आंकड़ा कहता है कि भारत में जितने केबल और वायर बेचे गए उसकी तकरीबन 22% खरीदारी उन डमी कंपनियों से की गई थी जो कार्बाइड से जुड़ी हुई थी। पिछले दरवाजे से यह बना जुगाड़ साल 2002 में जाकर खत्म हो गया जब अमेरिका की डाउ केमिकल ने कार्बाइड की सारी संपत्ति को $9.3 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन न्याय नहीं हुआ, केवल बिजनेस हुआ। जिस बच्चे की तस्वीर आपने देखी उसकी पथराई आंखों में आज भी सवाल है जिनके जवाब देने में सारी सरकारें आज भी कतराती हैं।